गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर पढ़ा था गुणों में आवर्तिता। उस गुणों के अंदर आवर्तिता में हमने पढ़ा था कि परमाणु त्रिज्या का मान किस तरीके से बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस तरीके से गुणों में परिवर्तन होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस तरीके से गुणों में परिवर्तन होता है। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ, हम चल रहे थे 7वां। उस 7वें पाठ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आज आयनन त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयनिक त्रिज्या। कल हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी, आज हम पढ़ते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? आयनिक। क्या बनते? आयंस बनते। तो किसी भी तत्व का या परमाणु जो भी है उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तो आयंस बनते हैं। उन आयनों की त्रिज्या को हम कहते हैं आयनिक त्रिज्या। कल हमने पढ़ा था परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या हमने क्या पढ़ी थी? नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या कह रहे थे? परमाणु त्रिज्या कहते थे। लेकिन आयनिक त्रिज्या को हम क्या कहेंगे कि भाई कोई भी जैसे आयंस है, मेरे पास कोई भी जैसे परमाणु सोडियम है, ठीक है, इस सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो सोडियम प्लस बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया? बाहर निकल के ये क्या बन गया? सोडियम धनायन बन गया। तो किसी भी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना या उसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ग्रहण करने से क्या होता है? आयंस बनते हैं और उन आयंस की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। जैसे मैंने लिया क्लोरीन, अब इस क्लोरीन उदासीन परमाणु मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये क्या बन गया? धनायन बन गया, सॉरी ऋणायन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन को आपने जोड़ा है, इस उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? जोड़ा है आपने, तो ये क्या बन गया? Cl- बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आयंस के बनने को और इनकी त्रिज्याओं को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। तो किसी भी उदासीन परमाणु में से इसी उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर जो आयंस बनते हैं उन आयंस की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। तो ध्यान रखना, क्या कहेंगे? आयनिक त्रिज्या को हम आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। किस त्रिज्या को? आयंस की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब आयंस कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया कि किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना या किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ग्रहण करने पर क्या होगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर ऋणात्मक आयंस बन जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी वो धनात्मक आयन बन जाएगा। तो इस आयनों का बनना और इन आयनों की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब आप ध्यान समझना, ये मेरे पास क्या है? उदासीन आयन। अब इस सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। तो बताओ क्या हुआ? इसके पहले कोष में 2 आएंगे, दूसरे कोष में 8 आएंगे, तीसरे कोष में 1 आएगा, क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 हो सकते हैं, दूसरे कोष में 8 आ सकते हैं और तीसरे कोष में 18 आ सकते हैं। लेकिन इसके पास 1 है तो 1 ही आ गया। अब इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ये बाहर त्याग दिया। बताओ इसका परमाणु क्रमांक क्या हुआ? अब 2 और 8 हुआ, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर दिया? बाहर त्याग दिया। तो अब इसका परमाणु क्रमांक 2 और 8 हो गया। क्योंकि कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने आप को स्थायी करना चाहता है। स्थायी करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो ये भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा और कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो इसमें से इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये क्या हो गया? Na+ यानी धनायन बन गया। क्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 17 होते हैं। तो बताओ इसका परमाणु क्रमांक 2, 8 और 7। बताओ इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ग्रहण करने पर माइनस बना। तो बताओ ये बाह्यतम कोष में इसके 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो बताओ कितने हो गए? 2, 8 और 8। तो क्लोरीन माइनस का जब हम देखेंगे तो कितना हुआ? 2, 8 और
8 हुआ, मतलब ये कैसा हो गया, अब स्थायी हो गया, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए। तो कोई भी परमाणु चाहता है अपने आप को स्थायी करना, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और अपना अष्टक क्या करता है, पूर्ण अष्टक का मतलब होता है बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना, या तो बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ होना चाहिए या उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो तत्व या जो परमाणु होता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं कि सोडियम जो है उदासीन परमाणु से जो धनायन बनना है, ये तो कैसा है, उदासीन है, और उदासीन परमाणु से ये क्या बन गया, धनायन बन गया। और ये कैसा परमाणु है, ये भी उदासीन परमाणु है, इससे ये क्या बना है, ऋणायन बना है। तो देखो क्या हो रहा है, उदासीन परमाणु से धनायन, यानी हमेशा कहा जाता है कि उदासीन परमाणु से जो धनायन होता है वो हमेशा छोटा होता है। क्यों होता है, तो आप देखो उदासीन परमाणु के जब मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो सोडियम का परमाणु स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, देखो ये सोडियम का मैं परमाणु स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो ये इसका नाभिक, ये पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, ये सोडियम 11 होते हैं, तो इसके क्या हो गए, 2 8 और 1, तो इस तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और होगा, ये तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और। अब देखो ये तो हुआ सोडियम 11 उदासीन परमाणु का। अब मैं बनाता हूं इसके धनायन का, सोडियम धनायन का, ये सोडियम धनायन का, तो देखो ये इसका पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात सुन में, तो बताओ उदासीन परमाणु का आकार बड़ा है जबकि उसके धनायन का आकार कैसा है, छोटा। तो हमेशा ध्यान रखना कि उदासीन परमाणु से जब धनायन बनता है तो उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्यों होता है ये समझे। देखो उदासीन परमाणु में से जब हम क्या करते हैं, धनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं कि भाई धनायन बनाना पड़ेगा, तब इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जैसे ही इसमें से बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये देखो तीसरा जो कोष है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो तीसरा कोष खत्म हो जाने से इसका आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। इस कारण से धनायन जो होते हैं वो अपने उदासीन परमाणु से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उदासीन परमाणु से धनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है, तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, उसका बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है। इस कारण से उसका आकार घट जाता है। अब देखो अगर मान लिया बाह्यतम कोष समाप्त नहीं हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो ये नाभिक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को मजबूती से क्या करेगा, खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही कम हो रहे हैं तो इसका मतलब नाभिक का आकर्षण बल अन्य इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा होगा, इस आकार को ये क्या करेगा, कम करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होने से नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाएगा और वो बाह्यतम कोष को मजबूती से पकड़ के रखेगा और आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि सवाल आता है कि अपने धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा क्यों होता है। तो क्या कहेंगे हम कि उदासीन परमाणु से धनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो या तो ये बाह्यतम कोष, देखो इसका बाह्यतम कोष ये था, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये कोष क्या हो गया, खत्म हो गया ना। ये खत्म होके देखो ये 2 कोष ही रहे तो आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। तो या तो उसका बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिससे नाभिक का आकर्षण बल अन्य इलेक्ट्रॉन पर बहुत मजबूती से होता है और आकार फलस्वरूप क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ध्यान रखना धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। ये कई बार प्रश्न बोर्ड में के अंदर हमें पूछते हैं। अब आते हैं हम इसकी बात करते हैं। अब मैं क्लोरीन की बात करता हूं। तो देखो क्लोरीन का स्ट्रक्चर आप समझो, ये क्लोरीन का परमाणु स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। ये अगले कोष में 1 2 3 4 5 6 7। आई बात में, तो ये क्लोरीन 17 का स्ट्रक्चर है।
आई बात समझ में? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8 और 7, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरा कोष हो गया। अब जैसे ही इसका हमने ऋण आयन का बनाया, ये तो उदासीन परमाणु का है। किसका है? उदासीन परमाणु का। अब ऋण आह्वान हुआ तो क्या हुआ? ये पहले कोष में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ये अगला कोष, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो ये तो मैंने सेम बना दिया, C17 इसमें, देखो 2 इसमें और 8 इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगले कोष में 7 बनाए। लेकिन अब जैसे ही ये उदासीन परमाणु से ऋण आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और बढ़ गया। बताओ, पहले इस नाभिक का आकर्षण बल इस पे था, आई बात समझ में? नाभिक इसके आकर्षण बल से इसको मजबूती से खींच रहा था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, इसका मतलब हुआ नाभिक का आकर्षण बल और कम होगा। नाभिक का आकर्षण बल कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आई बात समझ में? कि पहले इस नाभिक का इसके ऊपर आकर्षण बल था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन आए तो नाभिक का अब जितना वो मजबूती से पहले खींच रहा था, उतनी मजबूती से अब वो खींच नहीं पाएगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाएगा और फलस्वरूप क्या होगा? ऋण आयन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोष बढ़ जाए, कोष क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो क्या लिखेंगे हम कि उदासीन परमाणु से उसके ऋण आयन का आकार बड़ा होता है। क्यों होता है? कि ऋण आयन बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, या फिर उसके कोष में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और कोष में वृद्धि होने से आकार बढ़ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन के अंदर वृद्धि होने से परमाणु जो नाभिक है उसका आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा और फलस्वरूप आकार बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना कि उदासीन परमाणु से उसके ऋण आयन का आकार हमेशा बड़ा होता है। किस कारण से? या तो कोष में वृद्धि हो जाएगी, या फिर उसके नाभिक का जो आकर्षण बल है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के साथ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के साथ कम हो जाएगा। जैसे मान लिया कि मैंने कहा कि एक बड़ा सा पहलवान है जो 4 लोगों को एकदम बांध के पकड़ के खड़ा है। समझना मेरी बात को। मान लिया एक पहलवान है और पहलवान 4 लोगों को एकदम पकड़ के खड़ा है। अब आप 2 और लेके आए, तो बताओ कि वो पहलवान उसी शक्ति के साथ उन 4 को भी, 4 के साथ उन 2 को भी पकड़ेगा? नहीं, उसकी थोड़ी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम। किसके कारण? वो 2 और लोग आने के कारण। जो 4 को वो पहले से मजबूती से पकड़ के रखा था, अब इन 6 को वो मजबूती से नहीं पकड़ के रखेगा। क्यों? क्योंकि 2 और आए लोग, तो उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी क्या हो जाएगी? कम। उसी के साथ नाभिक का भी ऐसे कैसा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इस कारण से उदासीन परमाणु से उसके ऋण आयन का आकार बड़ा होता है और उदासीन परमाणु से उससे धन आयन का आकार छोटा होता है। क्योंकि धन आयन बनने में इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर कोष की क्या हो जाता है? कोष बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है, इसलिए आकार घट जाता है। या फिर नाभिक की पकड़ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, वही पहलवान के 4 में से 1 बार गया, 3 रहे और मजबूती से पकड़ेगा, बस। तो वही बात है इसके साथ। तो ध्यान रखना कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर आयन जो बनते हैं, उन आयन की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। और उदासीन परमाणु से उसके धन आयन का आकार छोटा होता है और उदासीन परमाणु से उसके ऋण आयन का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न हमें बार बार परीक्षा में पूछते हैं। तो ये था आयनिक त्रिज्या। तो ये आयनिक त्रिज्या हमें ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या। कल ही हमने पढ़ ली कि किस तरीके से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और वर्ग में ऊपर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब हम पढ़ते हैं आगे आयनन एंथैल्पी। आज हम क्या पढ़ते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। देखो, हम पढ़ते हैं आयनन एंथैल्पी या फिर इसको हम कहते हैं आयनन विभव। आयनन विभव, इसका मतलब क्या? पहले इसको समझेंगे, फिर हम आवर्त और वर्ग की बात करेंगे किस तरीके से। आयनन एंथैल्पी का होता है, इसको कहते हैं हम किसी उदासीन परमाणु, किसी गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोष में
किसी गैसीय अवस्था में किसी गैसीय उदासीन परमाणु के, ऐसे लिख देते हैं, गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा किसी गैस से उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाता है। आयनन एंथैल्पी या क्या कहलाता है? आयनन विभव। तो क्या कहा है हमने कि किसी भी गैस से परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। तो ध्यान से समझना आप, इसका मान आवर्त में किस तरीके से चेंज होता है, वर्ग में किस तरीके से चेंज होता है। तो देखो, तो क्या लिखा मैंने? किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। देखो आप अब ध्यान से समझना, ये मान लिया मैंने एक परमाणु मान लिया, ये परमाणु मैंने मान लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ये मान लें अंदर वाले कोश में इसके, इस इलेक्ट्रॉन को। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? बाहर निकालना। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर लेके जाना है। इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाएगी, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। आई बात समझ में? तो आयनन विभव का मतलब आप समझ गए कि इस बाह्यतम कोश में से, ये जो परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा दोगे आप, कितना फोर्स लगाओगे कि तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। और इस आयनन ऊर्जा का मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक। तो ध्यान रखना, इसका मान हमेशा कैसा होता है? इसका मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक। अरे भाई एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही दी जाएगी, तो इसका मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होता है। तो आयनन एनर्जी का हमेशा मान कैसा होगा? धनात्मक, यानी पॉजिटिव एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब आप बताओ, अब इसका जो मात्रक होता है, इसको हम किस में ले सकते हैं? इसको हम किलो कैलोरी, इसको किस में मापते हैं? आयनन एनर्जी को किलो कैलोरी पर मोल में मापते हैं, या फिर इसको हम लेते हैं किलो जूल में पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। तो इसको किस किस के हम मापते हैं? किलो कैलोरी पर मोल में, किलो जूल पर मोल में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल के अंदर इस आयनन एंथैल्पी को हम मापते हैं। तो अब हम बात करते हैं आवृत की और वर्ग में। किस में बात करते हैं? आवृत में और वर्ग में। इसमें किस तरीके से परिवर्तन होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो परीक्षा में हमें क्या पूछा जाता है कि आयनन एंथैल्पी का मान आवृत में और वर्ग में किस तरीके से परिवर्तित होता है, वो समझाएं। देखो, तो आयनन एंथैल्पी का मतलब समझ गए कि किसी भी उदासीन परमाणु में, उदासीन गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, कितनी एनर्जी दे, वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। अब ये एनर्जी किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी? आयनन एंथैल्पी का मान किसमें बढ़ेगा और किसमें घटेगा, वो हम देखते हैं। देखो, आवृत की बात करते हैं। तो आवृत में मैंने कल आपको क्या बताया था कि आवृत में बाएं से दाएं जाने पर, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोश पे क्या होता है? ज्यादा होता है। बताओ, इस नाभिक का आकर्षण इस
बाह्यतम कोष पे क्या होता है ज्यादा, किसमें, आवर्त में। बताओ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, नाभिक ने मजबूती से पकड़ के रखा है और आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी कि ज्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और नाभिक ने मजबूती से पकड़ के रखा है, तो बताओ हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से बाहर निकालना है, क्योंकि इस नाभिक आकार छोटा हो गया, क्योंकि हमने कहा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होता है। आकार छोटा होता है किस कारण से, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल इस पे बहुत ज्यादा होता है, तो इस पे इन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे नाभिक मजबूती से पकड़ के रखा है और अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आवर्त में क्या हुआ, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो क्या होगा, आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो बाह्यतम कोष को वो मजबूती से पकड़ के रखेगा और उस बाह्यतम कोष में से हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि नाभिक ने मजबूती से पकड़ के रखा है। इस कारण से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इस आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप वर्ग की बात करते हैं। चलो अब मुझे बताओ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन नाभिक का आकर्षण क्या होगा, कम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोष की दूरी नाभिक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि कोष में वृद्धि होती है। बाएं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि कोष की संख्या में बढ़ोतरी होती है। कल हमने देखा था कि कोष की संख्या में वृद्धि होती है। तो बताओ नाभिक का आकर्षण बल इस पे कमजोर होता है, बाह्यतम कोष पे नाभिक का आकर्षण बल कैसा होता है, कमजोर। अब आप बताओ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, मतलब यहां से मैं कर रहा हूं, ये बंद कैसा हो गया, कमजोर हो गया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है, नाभिक ने मजबूती से नहीं पकड़ के रखा है, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे आप, थोड़ी सी इसकी एनर्जी दोगे और ये फटाक से इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नाभिक ने इसको मजबूती से नहीं पकड़ के रखा है, क्योंकि ये कोष ही बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पर क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। तो यहां पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। आई बात समझ में। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, नाभिक के आकर्षण बल के कारण बाह्यतम कोष में आसानी से हम इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो आयनन ऊर्जा का मान या आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो, अब ये आयनन एंथैल्पी का मान अलग अलग तरीके से होता है। पहली बात देखो समझना, आयनन एंथैल्पी का मान जो होता है वो अलग अलग कैसे। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे इसमें से, इस बाह्यतम कोष में से ये दो, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसमें और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसमें। आई बात समझ में। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं, जैसे मान लिया एक मेरे पास ये परमाणु है, अब इसको मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देता हूं, फर्स्ट देता हूं। I1 का मतलब क्या हुआ, इस परमाणु में से मैं एक फर्स्ट आयोनाइजेशन, पहली बार ऊर्जा दे रहा हूं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन में त्याग करूंगा, तो बताओ ये Ma किस में बल जाएगा, प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर। आई बात समझ में। बताओ अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने बाहर निकाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, ये आ गया बाहर। आई बात समझ में। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बताओ इस नाभिक की पकड़ इन दोनों में पहले 3 पे थी, किस पे थी, 3 पे थी। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो बताओ अब ये Ma प्लस बन गया है ना, ये Ma प्लस बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर Ma प्लस बन गया है। आई बात समझ में। अब मैं बताओ, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालूंगा, पहले इस नाभिक की पकड़ कितने पे थी, 3 इलेक्ट्रॉन पे, तो नाभिक की पकड़ कैसी, मान लिया मजबूत है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो अब 2 रहे तो इन पर और पकड़ मजबूत होगी। भाई मैं कह रहा हूं एक पहलवान के पास 3 आदमी थे, एक आदमी आपने निकाल दिया, एक आदमी निकाल दिया, 2 पे और मजबूती से पकड़ेगा, तो इन 2 को और मजबूती से पकड़ेगा। अब बताओ मैं इस इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकालना चाहूं तो मुझे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये I2 का मतलब इस आयनन एंथैल्पी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
तो इस परमाणु M+, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद ये M+ बन गया। अब इसमें से थोड़ी एनर्जी और देके एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, M+2 बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया। आई बात सुन में, M+2, ये M+ तो था ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर, ये और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया, तो M+2 बन गया। अब इसमें से मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन और मैं बाहर निकालूं, ये भी निकाल देता हूं। बताओ, तो इस इलेक्ट्रॉन पहले एक निकालने पर इस दो पे मजबूती से नाभिक ने पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको जितनी एनर्जी देनी है इससे ज्यादा हमें इसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालने के लिए जितनी आपने एनर्जी दी है, इसका मतलब हुआ कि अब की बार इसको निकालोगे तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लिया इसको दिया मैंने 50 किलो जूल, इसको निकालने के लिए कितनी दी, 50 किलो जूल एनर्जी दी, इसको निकाल दिया। बताओ नाभिक ने इन दोनों को बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है, अब इसको निकालना है, तो बताओ मान लिया कितनी दी हुई, किलो जूल दे दी मैंने, 100 किलो जूल एनर्जी दे दी। तो बताओ अब इसको जैसे ही निकालो इस पर नाभिक की पकड़ और मजबूत हो गई, अब इसका मतलब इसको निकालना पड़ेगा तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब M+2, अब M+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, अब तीसरी बार जब मैं एनर्जी दूंगा तो मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये हुई आयनन ऊर्जा फर्स्ट, ये आयनन ऊर्जा सेकंड, और ये आयनन ऊर्जा थर्ड। बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी है आयनन विभव है, ये परीक्षा में पूछते हैं। ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां दी आपने, यहां दी ना, तीसरी बार सबसे ज्यादा दी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपने 50 किलो जूल दी, सेकंड निकाला तो आपने 100 दी। क्यों दी, क्योंकि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इन 2 इलेक्ट्रॉन पे नाभिक की पकड़ क्या हो गई, बहुत मजबूत हो गई। अब इसको निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नाभिक ने मजबूती से पकड़ के रखा है। अब ये जैसे ही निकला तो अब तीसरा जो है इसको निकालना तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आकार कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो बताओ मुझे क्या हुआ कि अगर मैं ऐसे इसको लिखा जाऊं, इसके बढ़ते क्रम में लिखूं, तो बताओ आयनन विभव थर्ड का मान सबसे ज्यादा होगा, फिर इससे कम किसका होगा, आयनन विभव 2 का मान होगा, और सबसे कम किसका होगा, आयनन विभव फर्स्ट का मान होगा। यानी आयनन विभव किसी भी बाह्यतम कोश में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जितनी एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इससे ज्यादा एनर्जी हमें देखनी पड़ेगी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ध्यान रखना, आयनन विभव थर्ड का मान हमेशा क्या होता है, ज्यादा किससे, 2 से, और सबसे कम होता है आयनन विभव फर्स्ट। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, क्योंकि परमाणु का जो आकार है वो घटता हुआ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होगा, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना, आयनन विभव थर्ड का मान आयनन विभव 2 से ज्यादा होता है, और आयनन विभव 2 का मान आयनन विभव फर्स्ट से ज्यादा। ये परीक्षा में पूछते हैं कि आयनन विभव फर्स्ट का मान कम होता है आयनन विभव 2 से, क्यों? तो क्या कहेंगे हम कि जैसे ही हम किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो नाभिक की पकड़ अन्य इलेक्ट्रॉन पर अब और ज्यादा हो जाती है। अरे भाई, 3 पहलवानों ने 3 आदमी को पकड़ के रखा, एक आदमी चला गया, पहले 3 को मजबूती से पकड़ के रखा था, एक आदमी जैसे कि आप 2 को और मजबूती से पकड़ेगा ना, तो इसका मतलब अब दूसरे को अगर निकालना है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पहले की तुलना में, और जैसे वो दूसरा निकल गया अब एक को तो बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा। अब मुझे बताओ कि उसको अगर मुझे निकालना है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनन विभव थर्ड का मान हमेशा ज्यादा होता है आयनन विभव 2 से, और आयनन विभव 2 का मान किससे होता है, आयनन विभव फर्स्ट है। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, यानी आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी क्या है, किसी भी गैस से उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम आयनन विभव कहते हैं। इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, और इसको किसमें, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में हम व्यक्त करते हैं। और ध्यान रखना कि थर्ड आयनन विभव का मान हमेशा सेकंड आयनन विभव से ज्यादा होता है, और सेकंड आयनन विभव का मान किससे होता है, फर्स्ट आयनन विभव से हमेशा ज्यादा होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एक तो आयनिक त्रिज्या, और एक हमने किसको समझा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में ये हमें पूछते हैं कि आवर्त में जाने पर, आवर्त में बाहर जाने पर आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ऊर्जा का मान बढ़ेगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ा हुआ होता है, और बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि नाभिक की पकड़ वहां पर कैसी होती है, कमजोर होती है। तो ये हमने आज पढ़ा आयनिक त्रिज्या, और एक पढ़ा हमने आयनन एंथैल्पी। इसको अच्छी तरीके से आप समझे, कॉपी के अंदर क्या करें, नोट करें।
तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।